महाराष्ट्र में आदिवासी जो अभी भी मतलब अशिक्षित है, लेकिन जो आदिवासी का जो ज़मीन जो गैर कानूनी से गैर आदिवासी या गैर जो अपना जो चाहे मतलब बिल्डर हो या कोई मतलब जो दूसरे जो अपना नगर पालिका के अधिकारी हो, महसूल विभाग के अधिकारी को, उसको मिलजुल के जो अपना अशिक्षित आदिवासी समाज का जो ज़मीन मतलब बड़े तौर पर, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, मुंबई है, ठाणा है, नागपुर है और अपना नासिक है, उसके आजू बाजू में जो आदिवासी की जो लैंड है, बड़ी कीमत मतलब उसकी सोने जैसी कीमत है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको बहुत ही मतलब क्या है कि एक नॉमिनल कीमत पे मतलब क्या है कि गैर तौर पे उसकी आदिवासी की ज़मीन मतलब हासिल की जा रही है। इसके लिए हमने एक हमारे महाराष्ट्र सरकार का राज्य मंत्री होने नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि 1967 से जो महाराष्ट्र का जो कानून है, और दूसरा जो कानून है कि महाराष्ट्र रेस्टोरेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1974 का 36(2) का जो उसका राष्ट्रपति का मतलब सरासर उसका उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए हमने 1974 का जो एक्ट है वो हम सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसलिए आदिवासी विकास के विभाग के तौर पर हमने अभी ऐसा मतलब सुझाव रखा है कि जहाँ पे जो आदिवासी ज़मीन को मतलब गैर तौर पे मतलब जो बिल्डर से लेके या महसूल विभाग है या नगर पालिका के जो अपना अधिकारी है, उनके मतलब कि मिली भगत से जो ज़मीन उसको मतलब आदिवासी की ज़मीन हासिल की जा रही है, तो उसके ऊपर मतलब प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसलिए हमने एक JR इशू किया है। अभी तक क्या है कि काफ़ी 1950 से लेके अभी तक आदिवासियों की कई हज़ारों एकड़ ज़मीन मतलब वो मतलब गैर तौर पे बिल्डर हो या महसूल विभाग हो या नगर पालिका के अधिकारी ने वो हासिल किए हैं। लेकिन अभी ठाणा डिस्ट्रिक्ट में मतलब जहाँ पे मेरा मतलब मतदार संघ है, वहाँ पे जो हाईवे के आजू बाजू में जो ज़मीन है उसकी सोने जैसी ज़मीन की कीमत है, लेकिन यहाँ के तहसीलदार है, एडिशनल कलेक्टर है या अपना कलेक्टर लेवल पे भी जिस तरह से आदिवासियों को सही ढंग से उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए अभी हमने एक उन आदिवासी को जिसकी ज़मीन जिन्होंने मतलब या नॉन ट्राइबल हो या महसूल विभाग से उसको मतलब न्याय नहीं मिला हो, उसका भी हम पूरा हम एक एप्लीकेशन मतलब मैं ले रहा हूँ और मेरे एज राज्य मंत्री के तौर पे मैं उसको सुनावनी ले रहा हूँ, ताकि आदिवासी को सही ढंग से हम उसको न्याय दे सके। लेकिन यहाँ पे मैं अकेला ये सब काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे महसूल विभाग है, आदिवासी विकास विभाग है और महानगर पालिका है, ये तीनों जो एजेंसी जो है, ये तीनों एजेंसी को मतलब साथ में लेके हम सही ढंग से आदिवासी को हम न्याय दे सकते हैं। लेबर ट्राइबल मिनिस्ट्री की इस पॉलिसी से कितने लोगों को फायदा है और क्या क्या फायदा पहुंच सकता है, हम कल बात करेंगे इसी सेगमेंट में और इसी शो में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और बात करेंगे CSR के बारे में, तो कहीं ना जाएं। अब एक खास खुशखबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोवेशन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपके हिम्मत को बढ़ावा देगा, बल्कि आपके समाज में, आपके कारोबारी दुनिया में आपके नाम को रोशन करने का जरिया भी बनेगा। आप अपने नॉमिनेशन के लिए संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है, इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका नौकरी पाने का। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें 022-2871 0320 और 022-2871 0321 या लॉग इन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। गुजरे हुए कल में हमने आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से CSR के बारे में बताया और आपने बहुत ही अच्छी तरह रिस्पॉन्स भी किया। हमें आपके फ़ोन कॉल्स और ईमेल के ज़रिए भी पता चला। हम आपके शुक्रगुजार हैं।
आज हम फिर डिस्कस करेंगे CSR के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे CSR के बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें इंडस्ट्री के साथ साथ उन सब लोगों को फ़ायदा पहुंचता है जो जुड़े हैं इस इंडस्ट्री के साथ, और उन सबको भी जो जुड़े हैं इन लोगों के साथ। बट ये बताएं आप, CSR से कंपनी को क्या फ़ायदा है और इसका फ़ायदा डायरेक्ट कंपनी को मिलता है क्या? हमारे देश के नागरिक भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? So as I said that this is a particular way of going about their activities. I mean, you can look at it in terms of companies. Company is not a kind of a standalone entity. They are part of the society, and people who are in the society are part of this company. So they also have a responsibility towards whatever they are doing it. So now increasingly what is happening is people want to know that how whatever that a company is doing is impacting or affecting the society or the environment. And people also would like to prefer or invest in companies which are socially and environmentally sensible or responsible in terms of what they are doing it. So increasingly what is going to happen is, whether it is investors, whether it is the consumers, whether it is people, or whether it is people who are concerned with the environment, they will be looking for what the company is doing in terms of the CSR activities, because this is one of the way of understanding that what the company is doing towards mitigating some of the adverse impact on the society or environment in the negative sense. In the positive sense, it is more in terms of what the company can do to the society and the environment. डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, CSR सारी कंपनियों को करना ज़रूरी है क्या नहीं? See, it's a good practice. So obviously it's also a way of doing things. As I said, it's a holistic aligning. So it's not just the somebody who's owning the company or the board or the management only can talk about or think about the CSR. And it also means that the CSR also looks into the internal as well as the external people. So internal primarily would mean the employees and their own stakeholders, or it could be the suppliers, it could be somebody who's down the supply chain. So it's all those people who can be part of the internal. And when corporate social responsibility, when you have that perspective that you are going to look at their benefits, how their well-being, how you can ensure that the corporate functioning is positively impacting their life, not only their life, maybe their families, their well-being also. It's basically like kind of more holistic. And when it comes to the question of external, it also means that the end consumers, or it could be even people who are not completely unrelated to this, the company, their well-being, and it, in a larger sense, it would mean the entire, the planet, wherever the people are living. So in that sense, yes, it is. My guess is that more and more companies will get into it, irrespective of their size, irrespective of the sector, irrespective of where they are located. And what also would happen is now Government of India also is coming up. I mean, it has been sort of talking about. It has come up with some kind of a voluntary norms, wherein that asking the companies to voluntarily disclose, their CSR activities and what are the kind of investment, more towards a form of transparency. Now the new the Company Act, which is going to be introduced maybe in the next Parliament session, will have the CSR as one of the component. So which would mean that it might be, if not mandatory, it might talk about sort of investing certain percentage of the net profit in the CSR activity, and not only investing in CSR activity but also documenting and reporting it so that people at large will come to know about it. So obviously now all this thing will make sure that or facilitate that more and more people will get into the CSR activities.
क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत सरकार की तरफ से सारी कंपनियों को ये कंपल्शन रखा गया है या उनका करना अनिवार्य है? See, CSR is not something about compulsion. It is something that companies should realize, and the companies should take ownership. The companies should take responsibility.